कि महंगाई का बम ऐसा फूटा है, एक साथ तेल के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, महंगाई दर बढ़ती जा रही है और सब युद्ध का असर है। ज्यादातर मोटे तौर पर युद्ध का असर है। वो युद्ध जो सीज फायर में तो चल रहा है, लेकिन सीज फायर कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में चल रही ब्रिक्स की बैठक फेल हो गई, कोई साझा बयान नहीं आया। ट्रंप साहब चीन से खाली हाथ लौट गए, युद्ध पर कुछ नहीं मिला, बस सहमति मिली कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होगा? क्या महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूं ही बंद रहेगा और सीज फायर यूं ही नाजुक हालात में आगे बढ़ता रहेगा क्या? राष्ट्र की बात में आज इसी पर विश्लेषण और बहस होगी। सबसे पहले आपको यही बता देता हूं कि यह महंगाई बम कैसे देश पर फूटा है। तेल के दाम, पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए और सीएनजी 2 रुपए बढ़ गई। तेल के दाम सब जगह बढ़ गए। विपक्ष कह रहा है हम तो पहले से कह रहे थे चुनाव खत्म होते ही यह सरकार महंगाई बम फोड़ेगी, और बिल्कुल वही हुआ है। 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल और सीएनजी 2 रुपए बढ़ गए। ऐसा नहीं है सिर्फ तेल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े। पहले जरा पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए आपके शहर में या आपके आसपास कहां कितने हुए। पहले दिल्ली देखिए, दिल्ली में पेट्रोल हो गया है 97 रुपए 77 पैसे, डीजल 90 रुपए 67 पैसे। मुंबई में पेट्रोल हो गया 106 रुपए के पार, डीजल 93 रुपए के पार। ये मुंबई के रेट है, ये आ गए आपकी स्क्रीन पर। कोलकाता जहां अभी बीजेपी की सरकार आई है, पेट्रोल हो गया 108 रुपए और डीजल हो गया 95 रुपए, उसके भी पार। और चेन्नई में पेट्रोल है 103 रुपए के पार और डीजल है 95 रुपए के पार। अब ये तो हुए तेल के दाम, गैस के दाम। अब देखिए महंगाई दर कैसे बढ़ रही है। अप्रैल में WPI थोक महंगाई दर, जरा महंगाई दर दिखाइए ऊपर। महंगाई दर अप्रैल में पहुंच गई है 8.30। राहुल गांधी हालांकि कह रहे हैं तो मोदी साहब की गलती है और कीमत चुकाएगी आम जनता। थोक महंगाई दर अप्रैल में 8.30 हो गई, जबकि मार्च में यह थी 3.88, डबल से भी ज्यादा, 3 गुना होते होते रह गई बस। दूध के दाम बढ़ गए, मदर डेयरी के दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए, अमूल के दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए। ये महंगाई दर देख लीजिए पहले 8.30। दूध के दाम दिखाइए जरा ऊपर। अब मदर डेयरी 72 रुपए हो गया है प्रति लीटर, फुल क्रीम दूध के दाम है ये। और उसी तरह अमूल का दूध भी 72 रुपए प्रति लीटर हो गया, दोनों में 2-2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब दिखाइए राहुल गांधी का बयान। जैसे ही आज दाम बढ़े, राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा गलती मोदी सरकार की और कीमत चुकाएगी जनता। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। इशारा राहुल गांधी का बिल्कुल साफ है, चुनाव खत्म हो गए, यह पहला झटका दिया है सरकार ने, अभी बाकी और धीरे धीरे किस्तों में आम आदमी से यह पैसा वसूला जाएगा। यह राहुल गांधी का आरोप है। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिखते हैं आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। आप समझ रहे हैं अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना साइकिल पर चलिए, कार मत चलाइए। वो कह रहे हैं सही मायनों में साइकिल यानी समाजवादी पार्टी जिसका लोगो, जिसका चुनाव का सिंबल साइकिल है, वही विकल्प है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे दिल्ली में चल रही 2 दिन की ब्रिक्स की बैठक फेल हो गई। दिल्ली में ब्रिक्स की 2 दिन की बैठक थी, आज खत्म हो गई, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। और भारत ने, जो कि ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है, साफ तौर पर एक बयान जारी करके कहा कि सदस्य देशों में वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर काफी मतभेद थे, युद्ध को लेकर मतभेद थे और इसीलिए कोई साझा बयान नहीं आया। और ईरान ने हालांकि इस बैठक में यह जरूर कहा, अपना पक्ष फिर से रखा, यूएस को, इजराइल को निशाने पर लिया और यह भी कहा कि ब्रिक्स को कड़ा संदेश देना चाहिए, यूएस और इजराइल के खिलाफ बोलना चाहिए, सीज फायर बहुत ही नाजुक स्थिति में है। अब्बास अराक्ची इस मीटिंग में भी बोले, ब्रिक्स की मीटिंग में, लेकिन ब्रिक्स की बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने खुलकर यूएस और इजराइल को निशाने पर लिया। अब्बास अराक्ची ने कहा मेरा देश यूएस इजराइल हमले का शिकार है, हमला ठीक बातचीत के बीच हुआ, कूटनीति के बीच हम पर हमला किया गया। निंदा करने वाले देशों की हम सराहना करते हैं, भारत और यहां के लोगों की सराहना करते हैं। ईरान के प्रति एकजुटता, सहानुभूति आपने जाहिर की। क्या बोले अब्बास अराक्ची, आप भी सुनिए। My country has been the victim of an act of aggression, unprovoked aggression by the United States and Israeli regime, which happened right in the middle of negotiations we had with Americans. And it was actually the second time that we started
negotiation with the United States, and right in the middle of negotiations, in the middle of diplomacy, they decided to attack us. And that was very unfortunate. We appreciate all those countries who condemned this attack. We appreciate the government and people of India who expressed solidarity and sympathy towards the Iranian people. And we appreciate the humanitarian assistance provided to us by the Indian government as a sign of solidarity. And we are so happy about that. और कुछ निकला हो या ना निकला हो, ब्रिक्स की इस 2 दिन की बैठक से यह जरूर निकला कि कुछ बड़े देशों ने साफ इशारा किया, बल्कि खुलकर मांग की कि अब भारत को ही यूएस और ईरान के बीच मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए, मध्यस्थता की कोशिश करनी चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलकर कहा कि अगर लॉन्ग टर्म मीडिएटर कोई हो सकता है तो वो हिंदुस्तानी हो सकता है। जरा सर्गेई लावरोव को सुनिए। You can see that Pakistan is helping establish dialogue between Iran and the United States to resolve the urgent problems, to resolve the existing crisis. And if we speak long-term mediator between Iran and its Arab friends, well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. और सर्गेई लावरोव कह रहे हैं लॉन्ग टर्म मीडिएटर कोई हो सकता है तो हिंदुस्तान हो सकता है। अब्बास अराक्ची से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के रोल के बारे में, उन्होंने भी कहा कि हमें खुशी होगी कि हिंदुस्तान अगर इस क्राइसिस में, इस संकट में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है तो। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 दिन के दौरे से वापस अमेरिका चले गए, लेकिन इस दौरे से उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया। पूरी दुनिया की नजर थी उनके इस ट्रिप पर। शायद यूएस और चीन के बीच ईरान को लेकर सहमति बनेगी, हालांकि दोनों कहा जरूर कि यहां सहमति हो गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तेल, सोयाबीन और 200 बोइंग जहाज की एक डील हो गई, जिसको ट्रंप साहब अपनी कामयाबी बता रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा कि ईरान मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति से हमारी चर्चा हुई है, दोनों में सहमति बनी है, चीनी राष्ट्रपति में और मुझ में, कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। हम दोनों इस पर सहमत हैं। हम इस पर भी सहमत हैं कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। लेकिन बस इसके आगे और कुछ नहीं हुआ। बल्कि ट्रंप ने जब चीन दौरे पर थे तो फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो एनरिच्ड यूरेनियम की जो उनकी लगातार मांग थी कि ईरान हमको सौंपे, उस पर एक तरह से वो यू टर्न लेते नजर आए। ट्रंप साहब ने फॉक्स न्यूज पर क्या कहा एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में, आपको भी सुनना चाहिए। वो कहते हैं, मुझे बस ये लग रहा था कि अगर मुझे एनरिच्ड यूरेनियम मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन मेरा मानना है ये किसी और चीज से ज्यादा पब्लिक रिलेशंस के लिए है। आप समझ रहे हैं? दुनिया को, अमेरिकी जनता को दिखाने के लिए है बस ये एनरिच्ड यूरेनियम वाली जो बात है। यानी इस पर एक तरह से पीछे हट सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये इशारा वो दुनिया को दे रहे हैं और ईरान को भी दे रहे हैं। पर इसी दौरे में, ट्रंप के चीन दौरे में, चीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप साहब को चेतावनी भी दे डाली। चीनी राष्ट्रपति ने क्या चेतावनी दी वो भी जरा देख लीजिए। चीनी राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया, ताइवान के मुद्दे को अगर ढंग से हैंडल नहीं किया तो दोनों देशों में टकराव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस, ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया है चीन ने। और सोचिए जरा, ट्रंप साहब के दौरे के बीच में इस तरह की चेतावनी अगर चाइना दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बैकफुट पर कौन है। और ट्रंप साहब सुनते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मार्को रूबियो ने बाद में जरूर कहा कि ताइवान पर हमारा स्टैंड वही है, बदला नहीं है। अब इस बीच जब यह सब दुनिया में चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे पर निकले। लेकिन जरा ऊपर प्रधानमंत्री का दौरा दिखाइए, यूएई दौरे की जानकारी दिखाइए। प्रधानमंत्री आज यूएई छोटे से स्टॉपओवर के लिए पहुंचे थे। अबू धाबी में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बल्कि जब वो जा रहे थे यूएई अपने विमान से, तो उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया कि किस तरह से यूएई के F-16 जेट्स उनके विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। बड़ा सुंदर वीडियो है, ये देखिए जरा। इसको खुद पीएम ने शेयर भी किया है सोशल मीडिया पर। अपने विमान से इस वीडियो को बनाया गया है। वहां यूएई के F-16 प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रहे हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे तो वहां पर कैसे नायान साहब के साथ गर्मजोशी से उनकी मुलाकात हुई। जरा वो दिखाइए, जब दोनों गले मिल रहे थे, वो वीडियो भी दिखाइए जरा। बहुत ही गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात हुई, ये देखिए। और इस मीटिंग
के दौरान जो छोटी सी मीटिंग थी, इसमें कई एमओयूज पर दस्तखत हुए, कई डील हुई। जैसे एक है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता। इसमें माना जा रहा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, तेल भंडार मजबूत होंगे। एलपीजी को लेकर एक समझौता हुआ है जिससे कहा जा रहा है सप्लाई मजबूत होगी। फिर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है और एक और समझौता है जिसमें यूएई भारत में $5 अरब का निवेश करेगा, $5 बिलियन। अब डिबेट शुरू करें उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देता हूं कच्चे तेल के दाम, डॉलर के दाम, रोज की तरह सेंसेक्स, निफ्टी, उनका क्या हाल है। सेंसेक्स आज 21 अंक गिरा, बहुत ज्यादा नहीं गिरा, और निफ्टी भी सिर्फ 19 पैसे गिरा है। कच्चा तेल $107 के आसपास है, 1.25% बढ़ा है, और डॉलर का जो दाम है रुपए के मुकाबले, या रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले, $1 मतलब $95.72। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, फूटा महंगाई बम, निकालेगा सबका दम। और दूसरा, सब हुए फेल, क्या भारत रुकवाएगा जंग? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा, कांग्रेस